हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 2024 का पेपर फर्स्ट, जिसमें हम सेट ए को डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स और कुछ और क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज बात करनी है क्वेश्चन नंबर 41 से और पूरा पेपर निपटाना है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से पेपर से कौन से वाले क्वेश्चन टाइप से शुरुआत हो रही है। यहां पे बेटा वर्ड क्लासेस का क्वेश्चन है जो शुरुआत कर रहा है, यानी कि इन वाले क्वेश्चंस में आपको करना यह होता है, आपको हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपको पता लगाना होगा कि कौन से वाले पार्ट ऑफ स्पीच में ये अंडरलाइन वर्ड है। डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन अंडरलाइन वर्ड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई व्हिच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है कि भैया हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा, आपको बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इतना आसान सा काम करना है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब ये मुझसे बहुत ज्यादा बेटर गाती है। अब बेटा यहां पे देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज तो कह रहा है, लेकिन इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये कह रहा है शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, उतना ज्यादा गाती है, उससे ज्यादा अच्छा गाती है जितना मैं अच्छा गाता हूं। शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब इसमें मुझे बताना है बेटर यहां पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा है। देखो बेटा यहां पे शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब यहां पे बेटर क्या चीज है और मच क्या चीज है, समझिए। यहां पे जब हम बेटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और अगर हम मच लगा दे तो मच क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अब हम कैसे जाने कि यहां पे बेटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो मच की अगर हम बात करें तो ये एडवर्ब हो जाएगा और बेटर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, कंपैरेटिव के लिए यहां पे एडजेक्टिव को यूज हम करते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव हो गया ये, तो ये यहां पे किसी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहां पे कंपैरिजन के लिए दो वर्ड्स भी हैं। यानी कि बेटर क्या काम कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहां पे मच लगा है, यानी कि यहां पे बी सी डी को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए दैट इज एडजेक्टिव के साथ में हम बेटर को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एडजेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। अब यहां पे द के बाद में जो भी वर्ड लिखा होगा बेटा वो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, द के बाद में अगर कुछ लिखा है तो वो डेफिनेटली नाउन या एडजेक्टिव में से होगा। अगर द के बाद वाला वर्ड एडजेक्टिव है तो एक और वर्ड होना चाहिए उसके बाद में जो नाउन का काम करेगा, और अगर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है तो वो हमेशा नाउन कहलाएगा। तो यहां पे पहला है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटरमाइनर। देखो डिटर्मिनर तो ये है नहीं, एडवर्ब हो नहीं सकता, एडजेक्टिव होता तो इसके बाद एक और वर्ड होता, वो नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या बन जा रहा है, ये नाउन बन जा रहा है। इसलिए ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाउन के साथ में। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए। अब आज के पेपर में आपको कई सारे नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिले हैं देखने के लिए, वो सब देखेंगे, बट फिलहाल एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने सीखा था बेटा जब भी कभी ऐसा आएगा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट करेगी तो इसको हम कभी भी वर्ब नहीं मान सकते हैं। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा जेरेंड। ये क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाता है ये। इसको क्या बोलेंगे बेटा, जेरेंड बोलेंगे, है ना। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब कभी भी नाउन का काम करेगा तो ये क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। अब ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन कैसे है, इसको जरा सा शॉर्ट में समझ लो, मजा आ जाएगी। ये नाउन इस तरीके से है कि हमको सबसे पहली वर्ब बतानी है, इसमें कौन सी है, वर्ब कौन सी है बेटा, इसमें वर्ब है, इसमें इज। आप बोलोगे यहां पे स्मोकिंग क्यों नहीं वर्ब है, क्योंकि अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को वर्ब का काम करना होगा तब उसके पहले इज एम आर वॉज वर्ब लगा होना चाहिए, नहीं लगा है मतलब ये वर्ब नहीं है। मतलब पहली वर्ब कौन सी है, इज है। अब पहली वर्ब के पहले अगर सिर्फ एक वर्ड आ रहा है तो क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। मतलब यहां पे स्मोकिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी कभी नाउन का काम करेगी इसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलो आगे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हैं। पहला है पार्टिसिपल, फिर है इन्फिनिटिव, ये दोनों बेकार हैं। क्या बच रहा है यहाँ पे, तीसरा बच रहा है सी जेरेंड, फिर है वर्ब। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी जेरेंड के साथ जाएंगे, डी वाला भी बाहर हो जाएगा। सो 43 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज जेरेंड के साथ में। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। अच्छा, किस बेसिस पे आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, वो वाला सेलेक्ट नहीं किया, इस बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो यहां पे बोलते हैं व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। इसमें आपको क्या चीज ने इसको चूज करने के लिए बोला, दूसरे वाले के अलावा। ठीक है, अब यहां पे क्या काम कर रहा है बेटा, दी वन रैदर देन दी अदर। अब यहां पे वन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जगह सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर देंगे, बाकी ए बी सी यहां से ए बी डी बाहर हो जा रहे हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है बेटा। ठीक है,
जब भी कभी नंबर लिखा होगा इसका मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 देखो, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। अब यहां पे सम का क्या काम है? देखो सम वाटर इन द बॉटल का मतलब है बेटा कि बॉटल में कुछ पानी यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पे सम वाटर की बात कर रहा है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि कितना पानी है। एडजेक्टिव का ही फॉर्म है, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइनर के साथ चले जाएंगे। सेम बात होती है डिटरमाइनर या एडजेक्टिव्स की, इसको यहां पे हटा देंगे। जो भी चीज किसी कॉन्टेक्स्ट में डिटरमाइन करके बता रही हो, लिमिट्स दिखा रही हो, उसको डिटरमाइनर या एडजेक्टिव बोलते हैं। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की। अब जैसे ही हिर्रे आया, मुझे पता चल गया कि यहां पे एक ऐसा वर्ड है जो एक्साइटमेंट दिखा रहा है और यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। क्या हो जाएगा, आंख बंद करके इंटरजेक्शन हो जाएगा। हर बार मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई एक वर्ड लगाओ, जैसे अलास लिखा, यहां पे इंटरजेक्शन लग गया। अब क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया। बिना कुछ सोचे समझे आप इसको इंटरजेक्शन पे मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। अब देखो यहां पे बेटा क्या हो रहा है, हैविंग है यहां पे, बीइंग हॉलीडे, ऐसा कुछ भी जब स्टार्टिंग करता है और इसके जस्ट बाद में वर्ब नहीं लिखी है तो इसको पार्टिसिपल बोलते हैं सीधा। तो हैविंग के बाद में जब V3 लिखा हो, जब भी कभी आईएनजी से शुरुआत हो रही हो, उसके बाद में V3 लिखा हो, जैसे यहां पे लिखा हैविंग फिनिश्ड, तो हैविंग क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पार्टिसिपल, ये हो जाएगा पार्टिसिपल। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है और कंजंक्शन नहीं है, याद रखो इसको। आईएनजी प्लस V3 से जब भी शुरुआत हो रही होगी, आईएनजी क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। बिना कुछ सोचे समझे इसको पार्टिसिपल में टिक कर देना। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको हर क्वेश्चन में या हर पेपर में देखने को मिलेंगी। ये अप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन करना एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी आपको नहीं आएंगी, ठीक है बेटा। चलो, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। देखो यहाँ पे अराउंड क्या है, देखो मूव अराउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मूव के लिए अराउंड लिखा हुआ है, मतलब आसपास घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं। तो मूव क्या है, वर्ब है। वर्ब के साथ में क्या लग रहा है बेटा, जो भी लगेगा, मूव के लिए लगा है तो वर्ब के साथ में जो भी लगता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट का, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जरा। The cantankerous men of the town roar around the marketplace। सीखा था ऑलरेडी, ऑफ को हम मान लेते हैं एज अ वर्ब, इसके पहले एक वर्ड नाउन, इसके पहले दूसरा वर्ड जो भी होगा एडजेक्टिव हो जाएगा, तीसरा वर्ड जो भी होगा ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा या आर्टिकल का काम कर सकता है, ठीक है। तो कैंटैंकरस का पता लगाना है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा बेटा। वर्ब बाहर, एडवर्ब बाहर, डिटरमाइनर बाहर, एडजेक्टिव की यहां पे जरूरत थी। ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहां पे एडजेक्टिव फिट हो गया, ठीक है। चलो आगे 49 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी। एज द के बाद में बेटा क्या आ रहा है, देखो यहां पे द के बाद में या तो नाउन आ सकता है या तो एडजेक्टिव आ सकता है, दो चीजें आ सकती हैं। एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद में कुछ और वर्ड आना चाहिए, तब वो नाउन हो जाएगा। तो उसके बाद में जो वर्ड आ रहा है ये नाउन तो है नहीं, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, नाउन है। तो फाउंटेन हेड क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन यहां से हटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए नाउन की तरह ये फिट हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना इजी होता है ये सब। बस बात ये है कि जो भी ट्रिक्स हमने सीखी है वो आप सही टाइम पे अगर अप्लाई कर लेते हो तो मजा ही आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहां पे पैसेजेस की बात हो चुकी है। ये बोल रहा है इन दिस सेक्शन यू हैव 2 शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। हर बार यहां पे ये आइटम लिखते हैं, आपके अरमान जगते हैं पर ये पानी फेर देते हैं, क्योंकि आइटम का मतलब यहां पे क्वेश्चन से होता है। Read the passage carefully and answer the items based on it. You are required to select your answers based on solely on the contents of the passage only and the opinions of the author and indicate your response on the answer sheet accordingly. पैसेज पढ़ना है, अपने सेंटिमेंट्स को यहीं रखना है, आगे से या बाहर से कोई भी चीज अगर आपको लग रही है सही है या गलत है उसको यहां पे मिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए पैसेज नंबर 1 को पढ़ते हैं। Our tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. There are no longer problems of the spirit. There is only one question: when will I be blown up? Because of this, the young man or woman writing today has forgotten the problems of the human art in conflict with itself, which alone can make good writing, because only that is worth writing about, worth the agony and the sweat. He must learn them again. He must teach himself that the basest of all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room in his workshop for anything but the old verities
and truths of the heart, the old universal truth lacking which any story is ephemeral and doomed, love and honor and pity and pride and compassion and sacrifice. Until he does so, he labors under a curse. He writes not of love but lust, of defeats in which nobody loses anything of value, of victories without hope, and worst of all, without pity or compassion. His grieve on no universal bones, leaving no scars. He writes not of the heart but of the glands. Until he relearns these things, he will write as though he stood among the was the end of man. I decline to accept the end of man. It is it is easy enough to say that man is immortal simply because he will endure, that when he last ding dong of doom has changed and faded from the last worthless rock hanging tideless in the last dread and denying evening, that even then there will still be one more sound, that of his puny, inexhaustible voice still talking. ठीक है, I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, he will prevail. He is immortal not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice. अब यहाँ पे बात ये हो रही है simply Our tragedy in today is a general and universal physical fear so long is sustained by now that we can even bear it. अब ये कह रहा है कि हमारी जो ट्रेजेडी है आज के टाइम पे वो ये है कि जो फिजिकल पेन है या जो हमारे फिजिकल सफरिंग है उसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा लिपटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिससे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करने से हटाता हूं, मतलब मैं रिफ्यूज करता हूं, मना करता हूं कि हम ह्यूमंस का पोटेंशियल बस लिमिट इतना ही है, हमारे अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस नॉर्मली या आउट ऑफ दिस ऑर्डिनरी टू स्टेप इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां पे कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी चीजें हमसे पूछी गई हैं, उस बेसिस पे फिर आगे चल के इन चीजों को और थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम इज। हमारे टाइम की जो ट्रेजेडी है वो एक्चुअली में क्या है? वी आर अनेबल टू बेयर पेन, we have forgotten the problems of the human heart, we have learned to bear general and universal physical fear. Now this is what passage talks about. We are unable to bear pain, ultimately we are bearing pain. B says we have forgotten to problems of the human heart. अरे नहीं, हम भूले नहीं, हमें पता है, but we have learned to bear general and universal physical pain. जो भी universal physical fear है कि यार ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, this is what is stopping us from doing anything extraordinary. यही पैसेज बोल रहा था, यही मैंने स्टार्टिंग में आपको जिसमें बताया भी था। So it would be option number C that gets as the correct choice. ठीक है, 51 चला जाएगा सी के साथ में। 52 देखो बेटा, व्हाट मस्ट राइटर्स लर्न अगेन? राइटर्स को दोबारा क्या सीखना चाहिए? द लेसन्स ऑफ लाइफ, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। एग्जैक्टली, जो हमारा दिल हमारे खुद ही से जो झगड़ता रहता है कि भैया ये कर दे कि नहीं करें, सही है कि नहीं सही है, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हमारा कैपेबल है कि नहीं, हमारा पोटेंशियल है कि नहीं। दिस इज वॉट ऑथर वॉन्ट्स कि हमारा हार्ट इस चीज से लड़ता रहे, है ना। द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, खुद से जो दिल की लड़ाई है, जो मन की लड़ाई है हमारी, वो हार्ट लड़ता रहे। सो ऑथर इज इन फेवर, ये चीज हमें दोबारा सीखनी पड़ेगी, एज एन ऑथर, एज ए राइटर हमें सीखनी पड़ेगी। 53rd कह रहा है अ राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद, जो राइटर की वर्कशॉप है वो किस चीज से भरी होनी चाहिए ये बताना है। स्टोरीज ऑफ लव एंड लस्ट, स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, एफिमेरल फैक्ट्स। बेटा देखो यहाँ पे एफिमेरल फैक्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नेवर एंडिंग फैक्ट्स लिख दिया आपने तभी आप सही बोल पाए हो। स्टोरीज ऑफ लव एंड लस्ट यही हम लिख के चले जाते हैं, ये लिखना नहीं है इसको। इट शुड बी फिल्ड विद स्टोरी ऑफ विक्ट्रीज, नहीं सिर्फ विक्ट्रीज नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ, वट एवर इट इज, चाहे सच हो, चाहे झूठ हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, लव, कंपैशन, दया, कुछ भी हो, वो चीजें आपको स्टोरीज ऑफ क्या लिखनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ लिखना है, जो भी है। ये बेटा गलत है, ठीक है। चलो, तो पैसेज को जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें तो दिमाग में फिट करते ही चलेंगे बेटा, ठीक है। चलो 54 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, मैन का जो एंड है वो अनटेनेबल है, क्यों? ऑफ इज इनएग्जॉस्टिबल वॉइस, ऑफ इज इंड्योरेंस, ऑफ इज मॉर्टल लाइफ। बिल्कुल, जो आदमी का जो अनटेनेबल है, आदमी जो एंड ऑफ मैन है या ह्यूमंस है, वो क्यों है? क्योंकि उसकी मॉर्टल लाइफ है। मतलब आदमी ऐसा नहीं कि इमॉर्टल है, अमर हो गया है, उसको तो मरना ही है, बट वट एवर ही राइट्स मस्ट बी इंड्योरेंस या इंड्योरिंग, मतलब लॉन्ग टाइम एफिमेरल चलना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ इज मॉर्टल लाइफ, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 55 बोल रहा है द वर्ड प्यूनी मीन्स, प्यूनी का मतलब क्या है? देखो जरा यहां पे, प्यूनी के लिए ऑप्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं बेटा। वेट ऑफ हिज एंड्योरेंस, according to the author the end of man is untenable because I guess this should be of his endurance। हाँ, एक बार जरा पैसेज पे आते हैं।
एक सेकेंड बस, हाँ जरा सा चेक कर लेते हैं. इट इज इंड्योरेंस और इट इज कहीं तो पढ़ा था. एग्जैक्टली, सी दिस वुड बी, ये कह रहा है कि इज इट इनफ टू से दैट मैन इज इमॉर्टल सिंपली बिकॉज ही विल इंड्योर. सो बिकॉज ऑफ हिज इंड्योरेंस ही इज इमॉर्टल, है ना बेटा. इसको इसका जो इंड्योरेंस है, सी इसे इंड्योर लिखा हुआ है और क्वेश्चन में इंड्योरेंस लिखा हुआ है. सो हम इंड्योरेंस वाले के साथ में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54 जो है बेटा, ये इंड्योरेंस वाले के साथ में जाएगा. बिल्कुल वही मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है, बट स्टिल ये गड़बड़ हो रहा है. ऑफ नॉट ऑफ हिज मॉर्टल लाइफ इफ इट इज इंड्योरेंस, है ना. ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है. सो ए, सी और डी को बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑफ हिज इंड्योरेंस. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल. अनटेनेबल क्यों है इसका एंड, क्योंकि ऑफ इसका इंड्योरेंस है. जो भी लिखता है, जो भी वो कहता है, उसके पास में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो सब हमेशा के लिए रह जाए. जैसे शेक्सपियर आज नहीं है, बट वट एवर ही हैज रिटन, ही वाज मॉर्टल, ही डाइड, लेकिन अभी जो लिखा हुआ है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ हिज इंड्योरेंस थिंग्स वुड सस्टेन. द वर्ड प्यूनी मीन्स, क्या होता है इसका मतलब, प्यूनी का मतलब होता है बेटा टाइनी, है ना. प्यूनी का मतलब होता है टाइनी, छोटा. यहाँ पे देखो, ब्रेव, डेयरिंग, डूम्ड. डूम्ड का मतलब जो खत्म हो जाए, जो बिल्कुल बर्बादी तबाही ले आए, उसको डूम्ड बोलते हैं. इट वुड बी टाइनी, मतलब छोटा. सो प्यूनी का मतलब होता है टाइनी या छोटा. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं. 56 के लिए हमें आना पड़ेगा एक दूसरे पैसेज पे. चलिए इसको पढ़ लेते हैं. पैसेज नंबर 2. People do not understand the nature or ramifications of most educational changes. They become involved in change voluntarily or involuntarily and in either case experience ambivalence about its meanings. Ambivalence का मतलब है कभी A समझ में आ रहा है, कभी B समझ में आ रहा है. Exactly to the point जो डिफरेंस उसमें है, उस पे वो exactly नहीं पहुंच पाते हैं. यहाँ पे यही वाली बात को स्टार्ट किया जा रहा है. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि लोग एग्जैक्टली नेचर ऑफ रैमिफिकेशंस नहीं समझते हैं मोस्ट एजुकेशनल चेंजेस में. वो कभी कभी चेंज में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं वॉलंटरी, मतलब अपने ही साइड से, लेकिन कभी कभी ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे एम्बिग्विटी या एम्बीवैलेंस की सिचुएशन आ जाती है. आई हैव इम्प्लाइड दैट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स एट स्टेक. Changes in goals, skills, philosophy and beliefs, behavior, etc. Subjectively, these different aspects are experienced in a diffuse, incoherent manner. Change often is not conceived of as being multidimensional. Objectively, it is possible to clarify the meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. Ignorance of these dimensions explains a number of interesting phenomena in the field of educational changes. For example, why some people accept an innovation they do not understand. Why some aspects of a change are implemented and others not. Why strategies for change neglect certain essential components. These are some of the problems that people face. The concept of objective reality is tricky. Reality is always defined by individuals and groups, but individuals and groups interact to produce social phenomena, constitution, laws, policies, educational change programs which exist outside any given individual. There is also the danger that the objective reality is only the reflection of the producers of change and thus simply a glorified version of their subjective conceptions. We can reduce this problem by, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ पोजिंग डबल क्वेश्चंस. व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कंसेप्शन ऑफ रियलिटी ऑन अ गिवन इशू, फॉलोड बाय क्विकली बाय सेज हु, है ना. कौन कहता है और ये चीजें किस तरीके से चल रही हैं. एग्जिस्टिंग कंसेप्शन ऑफ रियलिटी ऑन अ गिवन इशू क्या है, क्या सच है और ऐसा कौन कहता है. अगर ये चीजें मालूम चल जाए, सो वील बी लैंडिंग एट अ प्रॉपर या एग्जैक्ट सोल्यूशन. ठीक है. People do not understand the nature or ramifications. People do not understand the nature or the ramification of educational changes because. क्यों नहीं समझते हैं लोग इस चीज के जो ramifications और ये है, इसको क्यों नहीं लोग समझते हैं. बड़ा आसान है यार ये देखो. They do not understand the multidimensional character of change. Definitely इसीलिए नहीं समझते हैं. Multidimensional होता है और वो उसी में कंफ्यूज जाते हैं कि भैया ए के साथ जाना है कि बी के साथ में. उसके बाद में क्या होता है, एम्बीवैलेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है. सो ए यहाँ पे बढ़िया है, बी देखो दे सीधा सर्टेनिटी इन द चेंज. अगर सर्टेन ही पता चल जाएगा तो कंफ्यूज ही नहीं होंगे. बी बाहर. दे आर ambiguous and in the decision. They are not ambiguous in decision. They are ambiguous in finding out exact what to choose. क्या सेलेक्ट करना है उसमें ambiguous होते हैं. It takes time and hard work. बहुत समय लगता है, ये बात ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए पैसेज कह रहा है they do not understand the multidimensional character of change. तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बेटा चले जाएंगे. 57th क्वेश्चन को देखेंगे. यहाँ पे 57th क्वेश्चन की बात करते हैं. देखो,
people would accept an innovation with understanding if people would accept an innovation with understanding if they find meaning of the innovation in their use. Exactly, ये वाली चीज को ही ये बनाना चाह रहा है कि अगर इनको इनोवेशन का जो भी इनोवेशन हो रहा है अगर उसका मीनिंग समझ आ जाए या उनको कैसे वो यूज में है तब ये चीज इनोवेशन और इनोवेशन को समझ जाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग में इनको हो जाएगी. दिस इज व्हाट पैसेज टॉक्स. बी कह रहा है देयर इज क्लैरिटी रिगार्डिंग इट्स एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट्स में क्लैरिटी नहीं चाहिए. दे देमसेल्व्स लर्न टू इनोवेट देयर कॉन्टेक्स्ट. नहीं, उनको खुद से नहीं करना है, बस समझ में आ जाए कि भैया ये किस लिए बनाया गया और मेरे लिए कैसे यूजफुल है. दे वर्क विद देयर इमीडिएट एंड डिस्टेंट कलीग्स. कोई सेंस नहीं बना रहा, पैसेज में कहीं भी कहा नहीं गया है. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस. 58 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं. What is the caution of the author sounds with regard to objective reality? क्या ऑथर का क्या कॉशन है, क्या बताया उसने कि भैया क्या चीज आपको ध्यान रखनी है. जरा देखते हैं साथ में क्या क्या कह रहा है ये. तो यहां पे बात हो रही है भैया हमारे पास में क्या क्या चीजें ऑथर ने बोला है कि भैया आपको ध्यान रखनी है. देखो जरा, what is the caution of the author sounds with regard to objective reality? Objective reality is a collective reality which may have many problems. ये ऑथर ने कॉशन नहीं दिया है, ये तो भैया सीधा सीधा बात कही थी, ये रख दी है, लेकिन कॉशन ऑथर ने ये नहीं किया है. ऑब्जेक्टिव रियलिटी मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड कंसिडरेशंस. ये बात भी सही है, लेकिन ऑथर ने कॉशन नहीं दिया है, सतर्क या सचेत नहीं किया है इस चीज पे. तो बी वाला और ए वाला फिलहाल यहां से बाहर है. सी वाला देखेंगे बेटा. सी क्या बोल रहा है यहाँ पे? सी बोल रहा है ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज द कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल पीपल. ये बात भी ठीक है, लेकिन इस पे भी इन्होंने सचेत नहीं किया, तो सी बाहर है. ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस आर पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव रियलिटी एंड दस दे आर इंटररिलेटेड. ये वाली बात है कि भैया ये चीज हो रही है, ये सब इंटररिलेटेड है. एक को समझ लिया तो सारी चीजें आपको लिंक लगने लगेंगी और आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए इनका इंपॉर्टेंस समझना इंपॉर्टेंट है. सो डी इज व्हाट पैसेज टॉक्स अबाउट एज अ कॉशन बाय द ऑथर. Let's look at question number 59. देखो बेटा, which two words in the passage mean the opposite of the word whole? कौन से दो वर्ड्स पैसेज के हैं जिनका मतलब है opposite of the word whole? whole का मतलब होता है पूरा, है ना. तो चलो देखते हैं कौन सा वाला इसका ऑपोजिट मीनिंग दे पाता है. पहला है वर्जन एंड रामिफिकेशन. कोई भी मतलब नहीं है इस चीज का, हटा देंगे ये. फेनोमेना एंड प्रोग्राम्स उल्टे नहीं है. कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स और डायमेंशंस का मतलब भी होता है कोई एक तरफ, है ना, कोई भी एक तरफ की बात होती है. होल का मतलब हो गया पूरा, कंपोनेंट्स और डायमेंशंस का मतलब हो गया पार्ट्स में. कंसेप्शन एंड प्रोग्राम्स ये भी बाहर हो गए. ऑप्शन नंबर सी इकलौता है जो इसके आसपास की बात कर रहा है, इसके ऑपोजिट के आसपास की बात कर रहा है. तो ये होल का मतलब हो गया पूरी तरीके से, कंपोनेंट मतलब कोई एक पार्ट, डायमेंशन मतलब कोई एक तरीके से या एक तरफ होना. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर चॉइस. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं. Which one of the following sums up the idea of the author? कौन सा बात idea of the author sum up कर रहा है? देखो ध्यान से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा minutely देखना पड़ेगा. Change is subjective and warrants objectivity from conceptualization to implementation. Subjectivity cannot be ruled out by describing the main dimensions of change. It is difficult to conceptualize a change which satisfies all sections with understanding. Change has to be conceptualized collectively in many dimensions and dealt with objectively. Definitely यही वाली बात वो बोलना पड़ रहा है कि ये जो चेंज है इसको कलेक्टिवली कंसेप्चुअलाइज कर लो, मतलब सब अपने अपने हिसाब से जान लो क्या है, और जो उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, जिस जिस हिसाब से वो चेंज हो सकता है उस हिसाब से जान लो, और ऑब्जेक्टिवली मतलब एक कोई गोल ले लो कि भैया इस हिसाब से हम जो भी चेंज आएगा उसको डील करेंगे. दिस इज व्हाट पैसेज एंड ऑथर सजेस्ट. सो ए, बी और सी को पूरी तरीके से हम करेक्ट ना मानते हुए डी वाले ऑप्शन पे चल देंगे बेटा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अबाउट प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स. भैया यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, मतलब ब्लैंक यहाँ पे दिया होगा, डायरेक्शन से पढ़ के देख लेते हैं. चला, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 ऑप्शंस. सेलेक्ट विच एवर प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली. सीधा सा काम करना है भैया. यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है. आपको बताना है यहाँ पे पढ़ के कि भैया कौन सा वर्ड हम यहाँ ब्लैंक में फिल कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. तो चलो एक एक करके शुरू कर लेते हैं. आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट, इन नाइट, एट नाइट, ऑन नाइट या इनटू नाइट. बेटा देखो, नाइट के साथ में हमेशा क्या लगता है? एट नाइट. याद रखो एट नाइट होता है ना, लेकिन इन मॉर्निंग होता है, एट नाइट होता है. ये बात हमने सीखी हुई है, बेसिक प्रेपोजिशन है ये. तो क्या होता है? इन द मॉर्निंग और लेकिन एट नाइट. तो यहाँ पे एट नाइट हो जाएगा बी के साथ में फिक्स. अगला देखो, I'll see you dash the morning. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अभी जस्ट बताया है और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया. देखो नाइट के साथ में एट, लेकिन मॉर्निंग के साथ में इन लगता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन को हम फिट कर देंगे. समझ गए ना? एट नहीं, ऑन नहीं, अलोंग नहीं. क्या हो जाएगा? मॉर्निंग के लिए इन हो जाएगा बेटा, याद रख लो यहाँ से. नाइट के लिए आप हमेशा एट लगाते हो. ठीक है, देखो दूसरी चीज जो बताई थी फट से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में.
क्वेश्चन नंबर 63 देखो, देयर इज अ मार्क डैश द वॉल। अब मार्क है कहां पे, वॉल पर मार्क है, सो देयर इज अ मार्क डैश द वॉल। पर के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, पर का मतलब वाला नहीं, पंख वाला पर नहीं, ऑन द वॉल, बाय द वॉल, इनटू द वॉल, फ्रॉम द वॉल, कोई मतलब नहीं है ऑन द वॉल, यहां पे सीधा लिख देंगे। मार्क तो दीवार पर बनेगा एंड देयर इज अ मार्क ऑन द वॉल, सीधा। नंबर 64 की बात करते हैं। देखो 64 कह रहा है बेटा, शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क डैश बस। अब ऑन बस, बाय बस, एट बस या विद बस। देखो बाय बस की बात करी जाती है, जब भी कभी ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी हम हमेशा बाय को लिखना प्रेफर करेंगे। तो कैसे जाती है, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय स्कूटर, कोई भी चीज जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं या सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो बाय को ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, ऑन, एट और विद को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 64 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। लेट्स गेट टू नंबर 65। देखिए बेटा, She always been very polite. She has always been very polite dash me. तो about, by, to और me, मेरे साथ में रही हमेशा, so she has always been very polite to me, है ना, मेरे लिए हमेशा पोलाइट रही है। तो about, by और of गलत हो जाएगा, C यानी to के साथ में यहाँ पे ये फिट हो जाएगा बेटा। तो she has always been very polite to me यहाँ पे करेक्ट आंसर चॉइस हो जाता है। Let's get to नंबर 66। ध्यान से देखेंगे इसको। आई एम फेड अप डैश यू। आई एम फेड अप के साथ में सिर्फ एक ही चीज लग सकती है, क्या चीज लग सकता है, विद लग सकता है। देखो बाय, एट, अंटिल गलत, यहां पे विद बेटा फिट हो जाएगा। आई एम फेड अप विद यू, वी हैड अ डिस्कशन डैश द प्रोजेक्ट। अब हमने डिस्कशन किया था किस चीज पे, वी हैड अ डिस्कशन डैश द प्रोजेक्ट, बीनीथ, विद, अबाउट या इन, कौन से वाले पे चल सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है ये, वी हैड अ डिस्कशन ऑन द प्रोजेक्ट हो सकता था या अबाउट द प्रोजेक्ट हो सकता था। तो इन, विद और बीनीथ तो हट गए, क्या बन रहा है, अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अबाउट यहां पे लिखेंगे और ये फिट हो जाएगा, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। सो 67th वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। लेट्स गेट टू 68। देखो यहां पे क्या कह रहा है बेटा, शी इज केपेबल डैश विनिंग द रेस। केपेबल के साथ में ऑफ लगता है, फिक्स है, मालूम है आपको। केपेबल ऑन गलत, एट गलत, ऑफ यहां पे हो जाएगा, डी यहां पे अंटिल गलत हो जाएगा। केपेबल ऑफ समथिंग होता है, फिक्स प्रपोजिशन है, कोई गलती यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हिज फर्स्ट नॉवेल हैज बीन ट्रांसलेटेड डैश मेनी लैंग्वेजेस। जब भी बेटा याद रख लो, ये ट्रांसलेट वर्ड जब भी आएगा, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा एक ही चीज फिक्स है, इनटू। हमेशा ट्रांसलेट इनटू के साथ आएगा बेटा। ठीक है, याद रखो, बी सी डी यहां से बाहर है। फिर देखो नंबर 70, वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली डैश आर हॉलीडे। ठीक है, अब यहां पे ऑन आर वे हो सकता था, ऑन आर वे हो सकता था। ठीक है, ऑन आर वे हो सकता है, लेकिन यहां पे आर के बाद क्या लिखा, हॉलीडे, तो यहां पे टाइम बताया जा रहा है इसलिए ड्यूरिंग लिख देंगे। अगर रास्ता होता तो ऑन लिखते, लेकिन ऑन यहां है नहीं, रास्ता है भी नहीं, यहां पे टाइम के लिए हम ड्यूरिंग लिखते हैं और रास्ता या जो भी जगह होती है उसके लिए ऑन लिखते हैं। ठीक है, ऑन आर वे हो सकता था या ड्यूरिंग आर हॉलीडे हो सकता था। यहां पे टाइम है, हॉलीडे लिखा हुआ है कि हॉलीडे जब हमारा छुट्टियां चल रही थी तब हम मिले थे, इसलिए ड्यूरिंग हम इसके साथ में फिक्स कर देंगे बेटा। ठीक है, तो 70वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। यहां पे 71 बात कर रहा है स्पॉटिंग एरर्स की। चलो एक एक करके फटाफट इनको भी निपटाते हैं। पहला देखो डायरेक्शंस क्या कह रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। Read each sentence to determine whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as option number D. सीधा सा डायरेक्शन है, हर बार पढ़ता हूं वही समझाता हूं, समझिए ध्यान से। हर क्वेश्चन को यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A, B और C। अगर आपको लगता है ए, बी और सी में कोई गलती है, स्पॉट करिए और उसको मार्क कर दीजिए। अगर लगता है सेंटेंस एकदम सही है, जो भी पढ़ा उसके हिसाब से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तब आप ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर के साथ में सेंटेंस को भेज देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ड्यूरिंग रिसेशन मेनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। रिसेशन जब आया था बहुत सारी कंपनीज वर कंपेल्ड, मतलब इनको मजबूर हो गई थी टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। बिल्कुल सही है, मेनी कंपनीज की बात हो रही है तो वर कंपेल्ड हो जाएगा, टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें कोई गलती हमें नहीं मिली है। चलो 72 की बात करते हैं। द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, पॉलिटिशियन पार्टेड वेज, पॉलिटिशियन सारे अलग अलग हो गए। ड्यू के बाद में तो बेटा टू लगता है ना, ड्यू के साथ में टू लगता है, टुवर्ड्स थोड़ी लगता है, एकदम सेंसलेस सी गलती की है। सो ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमें जाना पड़ेगा। देखो कितना आसान सा है, जबरदस्ती की गलती यहां पे कर दी है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। 73 कह रहा है द मर्डर वाज टू अबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब्ड।
अब हमने क्या सीखा था बेटा, टू के बाद में V1 और टू बी के बाद में V3, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कल ही वाले पेपर में सीखा था, टू के बाद में V1 और टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। यहां पे क्या किया है, द मर्डर वॉज टू अबॉमिनेबल टू डिस्क्राइब्ड, अब टू के बाद में V3 लगा दिया, गलत हो गया, टू बी डिस्क्राइब्ड लिखेंगे तो यहां पे बी लगाएंगे और ये सही हो जाएगा, ठीक है, टू बी डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे, खत्म बात। चलो 74th, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। जब भी कभी ईच आए या एवरी आएगा, हमेशा अगर ईच ऑफ आ गया तो कंडीशन तो अलग है, लेकिन जब ईच या एवरी आएगा और ऑफ नहीं आएगा तो इसके बाद में लगने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। सो ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैज अ डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए यहां पे, मतलब पार्ट नंबर सी में गलती हमें मिल गई है। ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैज अ डिफरेंट मीनिंग, है डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है हो जाएगा बेटा। सो हैव की जगह हैज लगाएंगे, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी, इसमें एरर हमें मिल गई है। चलिए 75th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। क्या हो जाएगा, द न्यूज यहां पे लिखा हुआ है, हमने नाउन सारे चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा, न्यूज एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगती है, ये देखने में एस लिया है लेकिन ये है एक्चुअली में सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या लगना चाहिए, आर की जगह बेटा इज लगाना पड़ेगा। द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स इज वेरी डिस्टर्बिंग हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर हम स्पॉट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे नंबर 76 पे आते हैं। दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। देखो इक्विपमेंट ऐसी वर्ड्स की लिस्ट में आता था जैसे इक्विपमेंट है, फर्नीचर है ना, लगेज है, सीनरी है, ये ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में आता था जिसका एस फॉर्म पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा था नाउन्स के चैप्टर में, तो यहां पे दीज इक्विपमेंट्स लिख गया है, एस हटाना पड़ेगा, दीज इक्विपमेंट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, यानी पार्ट नंबर ए में हमें एस हटाना पड़ेगा इक्विपमेंट्स में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 77 की। देखिए बेटा ध्यान से, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट ही, ये बात है क्वेश्चन टैग की, पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, बहुत सिंपल सा काम होता है, अब कॉमा के पहले वाली चीज को हम छेड़ते नहीं है, इसके बाद वाले को ही छेड़ते हैं। अब बाद वाले में क्या होना चाहिए बेटा, एक होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में होना चाहिए एक नेगेटिव वर्ड और उसके बाद में होना चाहिए सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, मैच कराते हैं। प्रदीप डज नॉट, यहां पे डज लिखा है तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डज होनी चाहिए। नेगेटिव वर्ड अगर कॉमा के पहले है तो कॉमा के बाद नहीं लगता है, कॉमा के पहले देखो डज नॉट लिखा हुआ है, मतलब कॉमा के बाद नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए। सब्जेक्ट यहां पे प्रतीक लिखा है तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो डज ही यहां पे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां क्या लिखा है, डजंट ही, मतलब डजंट यहां से हटाना पड़ेगा, यहां पे क्या लगेगा, डज ही लगेगा, तो इसमें एरर हो गई है पार्ट नंबर सी के साथ में। क्लियर है, बात समझ आ रहा है, तो डज ही और क्वेश्चन मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो 78 देखो, इट वॉज वन ऑफ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी भाई, लेकिन देखो एक चीज अगर आपको याद हो, हमने क्या सीखा था, वन ऑफ जो होता है, वन ऑफ के बाद में हमेशा द लगाते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। सो वन ऑफ मोस्ट इलोक्वेंट गलत है, यहां पे मोस्ट के पहले क्या लगेगा, वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट, तो यहां पे बी में एरर हो जाएगी, मोस्ट के पहले बेटा द लगाना पड़ेगा। दो कॉन्टेक्स्ट से, मोस्ट सुपरलेटिव है इसलिए भी द लगेगा और वन ऑफ के बाद तो द लगता ही है, तो मोस्ट के साथ में द लगाएंगे, यानी पार्ट नंबर बी में हम एरर को स्पॉट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 79, इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, he suffered dash fever when he was interviewed for the job, he suffered from the interview when he was interviewed, जब उसको इंटरव्यू किया गया था तब वो क्या था, बीमार पड़ा हुआ था, तो ऐसा उस टाइम पे पड़ा हुआ था, मतलब कंटिन्यूएशन में है, सो he suffered नहीं, he was suffering from, he was suffering from fever when he was interviewed for the job। समझो कॉन्टेक्स्ट को, तब ये ऑप्शन नंबर ए को आप सेलेक्ट कर लोगे। She forced herself to eat, उसने फोर्स किया अपने आप को कि भैया खाना खा लो, मन नहीं कर रहा है फिर भी खाना खा लो, बुखार जुकाम में ऐसा होता है, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो 79 चला जाएगा ए के साथ में एंड 80 जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो वी आर डन विथ स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। यहां पे भैया सिनोनिम्स की बात की है, सिनोनिम्स हमसे पूछ रहे होते हैं सिमिलर मीनिंग्स, जो भी वर्ड अंडरलाइन होता है इसका सिमिलर मीनिंग हमें बताना होता है कि भैया इसका भाई कौन सा वाला है। चलो देखते हैं डायरेक्शंस। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Select the option that is nearest in meaning in the underlined to the underlined word and mark your response on the answer sheets accordingly.
क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, आपको बताना है इस अंडरलाइन वर्ड के सबसे नियरेस्ट कौन सा मीनिंग है जो ABCD की तरह आपको ऑप्शंस में दिया है। सिंपल सा काम, चलो करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से शुरुआत करेंगे। 81 कह रहा है विनिंग द वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। अब एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है सबसे ज्यादा जिसमें बहुत जोश भरा या बहुत ज्यादा उत्साह भरा हुआ होता है, उसको एक्सिलरेटिंग बोलते हैं। एंथुसियास्टिक, एक्सिलरेटिंग, हाई वायर, लाइव वायर, ये सारी चीजें इसके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। सो पीसफुल का मतलब हो गया शांति भरा, नहीं यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। प्रोमिनेंट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा उजागर हो, जो अभी यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं दिखा है। फिर है थ्रिलिंग, देखो ये है इसका एग्जैक्ट भाई, क्या है, एक्सिलरेटिंग का मतलब है थ्रिलिंग है, मतलब एकदम मजा आ गया, जोश से भरा हुआ बिल्कुल। ईगर भी यहां पे नहीं होगा, ईगर का मतलब होता है उत्साह भरा होना, है ना, या उत्साहित होना। सो इट वुड बी थ्रिलिंग, मतलब जिसको देख के लगे कि भाई साहब एकदम जोश सुपरलेटिव डिग्री में पहुंचा हुआ है। सो एक्सिलरेटिंग का भाई कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो 81 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 इधर है, नहीं 83 है इधर। चलो 82 देखो बेटा, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डर वॉज decapitated, justice prevailed and the murder was decapitated, murder was decapitated। देखो decapitated का मतलब होता है भैया किसी की गर्दन उड़ा देना, किसी की गर्दन उड़ा देना। justice prevail हो गई मतलब justice किया गया और जो murderer था उसकी मुंडी काट दी गई। सो decapitated यहां पे लिखा हुआ है। अब इसका भाई ढूंढना है, beheaded मतलब गर्दन उड़ा देना, ये हो गया इसका भाई, decapitated मतलब beheaded, गर्दन उड़ा दी। डिसमिस्ड और किडनैप्ड और डिस्चार्ज यहां से बाहर हो जाएंगे क्योंकि इतनी सख्त सजाएं सुना नहीं पा रहे हैं। सो इट वुड बी बीहेडेड मतलब मुंडी को धड़ से अलग कर देना, ठीक है। 82 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे 83 की बात करते हैं। 83 इधर ही है, यस, हाँ। द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स। डिंजी का मतलब क्या होता है भैया, ऐसी वॉल्स जो एकदम क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल ऐसे धुंधली धुंधली सी दिख रही है ना, उसको बोलते हैं डिंजी वॉल्स। सो द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स। हेजी, डार्क एंड डर्टी, पेल, क्लाउडी, कौन सा वाला हो जाएगा यहां पे भैया, हम सीधा सीधा ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेजी, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट नंबर 84 की बात करते हैं। केशव प्लान द इवेंट विद फास्टिडियस केयर। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है भैया बहुत ज्यादा जो चीजों में बहुत ज्यादा केयरफुल रह के हम कोई भी चीज को करें, यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अगर हम माइन्यूटली देख के करें या फिर बहुत ज्यादा प्रिसीजन से करें कि भैया कोई भी चीज गलती ना हो पाए, इसको बोलते हैं फास्टिडियस तरीके से। इनअटेंटिव नहीं होगा यहाँ पे, बोरिंग भी नहीं होगा। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सूक्ष्मता से या फिर बहुत ज्यादा केयरफुली। सो फास्टिडियस, केयरफुली या फिर मेटिकुलसली सेम चीजें होती हैं। अनइंटरेस्टिंग भी बाहर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका सिनोनिम। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 85 की। देखो ध्यान से, ही लेफ्ट हर लेफ्ट लेग वॉज पैरालाइज ड्यू टू अ डेबिलिटेटिंग डिजीज। डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, क्रिपलिंग होता है बेटा, है ना। एक ऐसी डिजीज जो चल रही है या एक ऐसी बुरी सी डिजीज है, उसको क्रिपलिंग डिजीज बोलेंगे, डेबिलिटेटिंग डिजीज या क्रिपलिंग डिजीज, ठीक है। स्ट्रेंज, क्रिटिकल, सैड या क्रिपलिंग, ऑप्शन नंबर ए वुड बी क्रिपलिंग। इसका मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है क्रिपलिंग। चलो 86 वाले पे आते हैं, और अगर ऐसे कुछ मुश्किल वर्ड्स लगे सो आउट ऑफ 10 यू कैन लीव 1 और 2 क्वेश्चंस, चलेगा बिल्कुल, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चंस को टारगेट कर देंगे। देखो 5 ही सिनोनिम्स थे, अगर आप एक बात कर लो तो कौन सा नहीं आ सकता था यहाँ पे, चलो मान लो डेबिलिटेटिंग नहीं आता था, बाकी सारे तो कॉमन वाले थे, उसको कर सकते थे। 4 क्वेश्चंस फिर भी हो गए, एक ही बच गया। चलो आगे नेक्स्ट है कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। अब इसमें ये बेटा नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पहली बार देखने को मिला है। चलो इसको करके देखते हैं किस तरीके से इनके आंसर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस S1 एंड S2। सेलेक्ट द कोरिलेशनशिप ऑफ द सेकंड सेंटेंस टू द फर्स्ट फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस A, B, C एंड D एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। यहां पे भैया S1 और S2 दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको S2 का रिलेशन S1 से किस तरीके का है, वो एक्सपैंड कर रहा है फर्स्ट को, कॉन्ट्रास्ट करता है फर्स्ट से, मतलब ऑपोजिट है, प्रोपोजेस अ सॉल्यूशन, क्या S2 सॉल्यूशन दे रहा है S1 की प्रॉब्लम का, या फिर एक इफेक्ट बता रहा है कि मतलब अगर S1 करोगे तो S2 हो जाएगा। इसमें से क्या काम कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। S1 कह रहा है civics classes focus on citizenship and governance. The subject develops concepts that enable the reader to apply knowledge about government and the state to the idea of participative citizenship, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सिविक्स के बारे में बात शुरू कर रहा है और ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट क्या क्या और कर सकता है। सो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है किसी आइडिया को और ये इस आइडिया को आगे और बता रहा है। सो कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट नहीं है, प्रपोज सोल्यूशन कोई दे नहीं रहा है,
कोई इफेक्ट नहीं बता रहा, सीधा सीधा एक्सपैंड कर रहा है आइडिया को. सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपैंड्स द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, चलो अगला सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. China has made rapid economic strides but at the cost of democracy. India has followed a path towards rapid economic growth but by abiding by the norms of a democratic policy. ठीक है, अब यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड कर रहा है बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है, चाइना ने एक रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड तो करी है लेकिन उसमें कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी जो चीज वहां पे चल रही है उसने उसको नहीं माना है. इंडिया ने फॉलो किया है पार्ट टुवर्ड्स द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी. तो ये वाला क्या कह रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसका पॉजिटिव लिखा हुआ है कि भैया चाइना वाले डेमोक्रेटिक की तरफ नहीं चल रहे, ये वाले इन डेमोक्रेटिक चीजों को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं. सो अल्टीमेटली क्या है भैया, S2 इसका ऑपोजिट वाला कॉन्टेक्स्ट दे रहा है या फिर कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है. पहला बोल रहा है नेगेट्स द फर्स्ट, नहीं नेगेटिव नहीं बोल रहा है ये. देखो नेगेट्स द फर्स्ट का मतलब होता है कि अगर इंडिया बोले कि नहीं चाइना ने ये नहीं किया है, अब इसने नेगेट किया है, लेकिन ये बोल रहा है इंडिया चाइना अलग कर रहा है, डेमोक्रेसी को नहीं कंसीडर कर रहा है और इंडिया डेमोक्रेसी को कंसीडर कर रहा है, तो नेगेट नहीं कर रहा है. ये एक्सप्लेन्स व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी बोल रहा है ऑफर्स अ कंट्रास्ट विद द फर्स्ट. एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है कि भैया देखो ये नहीं कर रहे हैं और हम कर रहे हैं. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. कंफर्म्स द फर्स्ट, कंफर्मेशन नहीं है, अपने बारे में बात कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट गुड टू गो ऑप्शन. 88 के बारे में बात करेंगे. The concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principles. When it comes to matters related to the field of human rights, position should be based solely on principle. ठीक है, अब यहां पे देखो पहला कह रहा है establishes the first excuse me develops an axiom based on the first, contradicts the first, delegitimates the premises of the first. देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, the concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principles. जो right है या wrong है उसको क्या किसके बेसिस पे, principles या ethics के बेसिस पे पता लगाना चाहिए. जब भी बात आए matters related to the field of human rights, position should be based solely on principle. तो सारी चीजें कि सही है कि गलत है इसको प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बताना चाहिए. ठीक है, अब दोनों चीजें क्या कर रहे हैं, जो पहला वाला था उसी को सपोर्ट करने के बारे में कौन बता रहा है भैया, बी वाला बता रहा है. तो एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट यही वाला है, सपोर्ट्स द फर्स्ट, एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट ये सही है. डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट. अब कोई ये एक्सियम या प्रिंसिपल नहीं बना रहा है यहाँ पे कि नहीं भैया ये है रूल, ये है नियम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सी कह रहा है कॉन्ट्रडिक्ट्स द फर्स्ट, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोजिट तो नहीं कह रहा है ये. डिलेजिटिमाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्स्ट. अब ऐसा नहीं कि इसको रूल आउट कर दे रहा है या फिर भैया नहीं तुम गलत बोल रहे हो ऐसा कह रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दैट इज एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट या सपोर्ट्स द फर्स्ट वन. ठीक है, 89th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे. The concept of ahimsa was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. The latter first read about it in German translation of Thirukural, the great moral treatise of Tamil. Much in the same way that Gandhi was influenced by Tolstoy in the United States of America, Martin Luther Jr. King shaped his civil rights movement based on Gandhian principle. ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर्स द फर्स्ट, डिफेंड्स द प्रेमाइसेस ऑफ द फर्स्ट. देखो काउंटर तो नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि गांधी जी ने जैसे टॉल्स्टॉय से सीखा था वैसे ही आगे नहीं गांधी जी ने किससे सीखा था, गांधी जी ने सीखा था टॉल्स्टॉय से और आगे मच इन द सेम वे दैट गांधी जी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉल्स्टॉय इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था, गांधी जी से सीख के फिर आगे वो बढ़ा था. तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं. सो काउंटर्स द फर्स्ट तो बाहर हो जाएगा है ना, ऑपोजिट नहीं है. डिफेंड्स द प्रीमाइसेस ऑफ द फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं कि डिफेंड कर रहा है, बचाने की जरूरत नहीं, सही लिखा हुआ है सेंटेंस. प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट, इट्स नॉट एन एनालॉजी, सिमिलैरिटी नहीं दिखा रहा है. एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, नाउ इट इज डी, एक्सप्लेन्स द फर्स्ट. अब यार थोड़ा सा ये दिखेगा कि भैया यहाँ पे हम कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है या फिर एनालॉजी दिखा रहा है. सी एनालॉजी का मतलब होता है देखो जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं. ऑप्शंस कह रहे हैं काउंटर्स द फर्स्ट, डिफेंड्स द प्रीमाइसेस ऑफ द फर्स्ट, प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट या एक्सप्लेन्स द फर्स्ट. अब एनालॉजी का मतलब होता है जैसे मैं बोलूं A is to B, कैपिटल A is to B क्या हो गया बेटा, देखो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से समझो. अगर हम बोले कि जैसे कैपिटल A is to B, ये किस तरीके से हो गया, जैसे 1 is to 2 हो गया है ना, जैसे पहला is to दूसरा, ये हो गया पहला is to दूसरा. इसको बोलते हैं एनालॉजी. अब यहां पे कुछ ऐसा ही तो हो रहा है कि एनालॉजी बताई जा रही है, पहले वाले की एनालॉजी दूसरे में बताई जा रही है. जैसे टॉल्स्टॉय से कौन हुआ था, गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए थे, वैसे ही टॉल्स्टॉय से वैसे ही गांधी जी से कौन इन्फ्लुएंस हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गए. तब इस चीज को एनालॉजिकली तो दिखाया जा रहा है.
तो इसी तरीके से जब ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे एनालॉजी हो रही है। सो बी और ए तो बाहर हो गया था, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट है, एक्सप्लेन्स द फर्स्ट। पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये वैसी एनालॉजी बी में अलग दिखा रहा है या सेंटेंस नंबर 2 में अलग दिखा रहा है, तो एनालॉजी यहाँ पे चली जाएगी बेटा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सक्यूज मी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन India has ever had is XYZ. The best ever cricket captain India has ever had is XYZ. As captain XYZ has won considerably more matches for India than। एक सेकंड रुक जाना जरा बेटा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है। जरा सा एक सेकंड रुकेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें एनालॉजी की तो गांधी जी को टॉल्स्टॉय ने किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे मच इन द सेम वे दैट गांधी जी और टॉल्स्टॉय इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर शेप्ड द सिविल राइट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। वैसे ही गांधी जी के प्रिंसिपल्स से मार्टिन लूथर किंग ने इनको शेप कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे, क्लियर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ। As captain XYZ had won considerably more matches for India than any other captain। ठीक है, अब यहाँ पे rebuts the first, उसी चीज को वापस बोल रहा है। rebuts the first पहला हो गया, दूसरा बोल रहा है is the premise for the first, contrast with the first and dilutes the first। देखो it's not diluting the first, ऐसा नहीं कि पहला वाला खत्म हो जा रहा है अगर सेकंड वाला आ गया तो। contrast with the first ऑपोजिट भी नहीं है। rebuts the first सिर्फ rebut नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, is the premise for the first, वही वाला जो पहले वाला सेंटेंस है S1 है उसी को वापस आगे एग्जैजरेट या आगे इलैबोरेट करके ये बता रहा है। सो बी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 91 पे आते हैं। देखिए बेटा, यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स। अब यहां पे क्या किया है, इसको होमोफोन्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स भी बोल सकते हो। इसमें होता क्या है अल्टीमेटली, इसमें होता ये है कि आपको दो वर्ड्स दिए होंगे, आपको बताना होगा कौन से वाले में एग्जैक्टली सही मीनिंग इनका यूज किया गया है या सही मीनिंग इनका बताया गया है। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ पेयर ऑफ वर्ड इज प्रोवाइडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब इसमें सिर्फ एक का मीनिंग देख के आप ये नहीं बता सकते बेटा, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की इनको जरूरत होती है, वरना ये सेंटेंसेस को गलत कर देते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस एक एक करके पढ़ते हैं और कौन सा वाला सही बता रहा है इसके बारे में चलेंगे। ए देखो, कॉम्प्लीमेंट मींस टू सिंथेसाइज एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, ये उल्टा हो गया, गलत हो गया ये। बी देखो, कॉम्प्लीमेंट मींस टू गो वेल विद एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, फिर से गलत हो गया ये। कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है IMENT वाले का मतलब होता है प्रेज करना और EMENT वाले का मतलब है ब्लेंड विद, ब्लेंड वेल विद। जैसे बोलते हैं ना कि ब्लैक कोट के साथ में ब्लैक शूज ही अच्छे लगेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एंड IMENT का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, यहां पे हम इसके साथ में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखो बेटा ध्यान से देखो, फिर ये है डिफाई और डिफाई। एक का मतलब होता है सीधे तरीके से मना कर देना कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मतलब डिनायल का आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो। देखो, डिफाई मींस टू कॉन्फर अपॉन वन स्टेटस ऑफ गॉड एंड डिफाई मींस टू अपोज। देखो, डिफाई का मतलब होता है भगवान का स्टेटस नहीं है, इस चीज को मना कर देना। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, टू कॉन्फर अपॉन वन स्टेटस ऑफ गॉड एंड डिफाई मींस टू अपोज, बिल्कुल एग्जैक्टली। डिफाई मींस टू अपोज एंड डिफाई मींस टू कॉन्फर अपॉन, इसने उल्टा लिख दिया, बी बाहर। सी देखो, डिफाई मींस टू डिफाइन एंड डिफाई मींस टू अपोज, गलत हो गया ये। डिफाई मींस टू डिनाई एंड डिफाई मींस टू अपोज, ये भी गलत हो गया। देखो तीनों गलत है, यहाँ पे एक ए ऑप्शन जो है वो सही बता रहा है, इसलिए हम 92 में चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लेट्स गेट टू 93। स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी मींस स्टैंडिंग स्टिल एंड स्टेशनरी मींस इमोबाइल, गलत हो गया ये, बेकार है। स्टेशनरी मींस राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल एंड स्टेशनरी मींस द स्टेशन, गलत है, ऑपोजिट बोल दिया। एक्सक्यूज मी। स्टेशनरी में ERY जो होता है इसका मतलब होता है राइटिंग और ऑफिस का काम सामान, और स्टेशनरी में ARY का मतलब होता है इमोबाइल या जो एकदम स्थिर खड़ा रहता है, ये एकदम सही लिखा है। डी देखो, स्टेशनरी मीन स्टैंडिंग स्टिल और स्टेशनरी मतलब राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल, उल्टा लिख दिया फिर से। ऑप्शन नंबर डी भी बाहर, ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं नंबर 94। कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, कौन सा वाला होगा? कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ईगर टू प्लीज। अब यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ईगर टू प्लीज, अच्छा। कॉम्प्लेसेंट मतलब कॉन्फिडेंट एंड कॉम्प्लेसेंट मींस ओवर कॉन्फिडेंट।
ओके, कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज एंड कॉम्प्लेसेंट मीन्स मैनिफेस्ट यूनिवर्सली। फिर दूसरा, फिर डी बोल रहा है कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज एंड कॉन्फिडेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट। अब इसमें से कौन से वाले के साथ में हम जा सकते हैं? देखो, पहला है कॉम्प्लेसेंट SANT वाला और फिर SENT वाला है, तो सही कौन सा वाला हो रहा है बेटा? कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, SANT मतलब, और कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है ईगर टू प्लीज, है ना, बहुत ज्यादा ईगर है प्लीज करने के लिए। कॉम्प्लेसेंट CENT वाला होता है बेटा ओवर कॉन्फिडेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है ईगर टू प्लीज एंड कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है मैनिफेस्ट यूनिवर्सली। ओवर कॉन्फिडेंट CENT, ईगर टू प्लीज एंड ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा बेटा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी। देखो, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है ईगर टू प्लीज एंड कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट होना, कि मतलब मुझे सब आता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो डी वाले ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। देखो, इंक्वायरी एंड इनक्वायरी। इंक्वायरी और इंक्वायरी का मतलब क्या क्या है, इसको जरा सा देखते हैं बेटा। देखिए, 95th में चलते हैं, तो ये कह रहा है इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। इंक्वायर करना मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए सोचना या खोजना, एंड इनक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, इसमें उल्टा लिख दिया है। इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड इंक्वायरी मीन्स एक्ट ऑफ इन्वेस्टिचर। नहीं, इन्वेस्टिचर नहीं, यहाँ पे किसी को अवार्ड रिवॉर्ड देने वाली बात नहीं होगी। इंक्वायरी मीन्स एक्ट ऑफ इन्वेस्टिचर, उल्टा लिख दिया यहाँ पे। उल्टा क्या, इसका मीनिंग ही गलत लिख दिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गुड टू गो। चलो आगे, नेक्स्ट बात करते हैं 96 की। मास्टरफुल एंड मास्टरली क्या मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे इसका, फिर बात करेंगे इनके ऑप्शंस की। मास्टरफुल एंड मास्टरी, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला बोल रहा है बेटा मास्टरफुल मींस इंपेरियस एंड मास्टरली मींस ऑटोक्रेटिक। मास्टरफुल मींस स्किलफुल एंड मास्टरली मींस इंपेरियस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए को उल्टा कर दिया। मास्टरफुल मींस लीडर लाइक एंड मास्टरली मींस स्किलफुल, ए वाला यहाँ पे मास्टरफुल गलत हो गया। मास्टरफुल मींस इंपेरियस एंड मास्टरली मींस हाईली स्किलफुल, गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट्स गेट टू ब्रॉडर एंड बॉर्डर। बॉर्डर एंड बॉर्डर, बॉर्डर एंड बॉर्डर की बात करते हैं। देखो 97 क्या है। देखो, बॉर्डर का मतलब आप सारे जानते होंगे, बॉर्डर का मतलब जरा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो, पहला है बॉर्डर मींस फूड एंड लॉज रेजिडेंट एंड बॉर्डर मींस बाउंड्री, बिल्कुल ए वाले बात सही है। बी देखो, बॉर्डर मींस बाउंड्री एंड बॉर्डर मींस अ फूड एंड लॉज रेजिडेंट, गलत हो गया, उल्टा हो गया। बॉर्डर मींस वन हु फिट्स प्लैंक्स ऑन द सर्फेसेस एंड बॉर्डर मींस बाउंड्री, गलत है ये, बॉर्डर का मतलब गलत है। हु फिट्स प्लैंक्स ऑन द सर्फेसेस नहीं, बॉर्डर मींस वाइड एंड बॉर्डर मींस वन हु फिट्स प्लैंक्स, उल्टा लिख दिया फिर से। देखो, बोर्डिंग होती है ना बेटा, बोर्डिंग का मतलब है फूडिंग एंड लॉजिंग जो होता है उसका रेजिडेंट जो होता है उसको बॉर्डर कहते हैं, और बोर्डिंग का मतलब होता है अपना सामान वामान सब लेके जाना कहीं पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। चलिए नंबर 98 की बात करते हैं। कॉन्करेंट एंड कंसेक्यूटिव, कॉन्करेंट एंड कंसेक्यूटिव, ठीक है। कॉन्करेंट मींस अकरिंग एट द सेम टाइम, कॉन्करेंट मतलब सेम टाइम पे अकर करने वाला, सही है। कंसेक्यूटिव मींस अकरिंग वन आफ्टर द अदर, बिल्कुल सही बात है, यही है ऑप्शन। कॉन्करेंट मतलब एक साथ होना और कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होना। कॉन्करेंट मींस अकरिंग नॉन साइमल्टेनियसली, बाहर हो गया। कॉन्करेंट मींस अकरिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड कंसेक्यूटिव मींस अकरिंग देयर आफ्टर, नहीं बाद में नहीं, एक के बाद एक होना, ठीक है। सी देखो, डी देखो, कॉन्करेंट मींस अकरिंग देयर आफ्टर एंड उल्टा हो गया बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेट, एपिटैफ एंड एपिथेट की। एपिटैफ एंड एपिथेट की। एपिटैफ मींस अ tombstone and epithet means phrase expressing an attribute. epitaph means words written on a tombstone, ये वाला सही है। देखो, जो epitaph होता है, tombstone नहीं होता है, कोई भी चीज जो उसके ऊपर लिखी होती है ना, जैसे जो वो रेस्ट इन पीस लिखा होता है, वो क्रिश्चियंस में RIP लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा एपिथेट। तो ये बी वाला सही है, ए गलत है। एपिटैफ का मतलब टूमस्टोन नहीं होता, उस पर जो लिखा होता है उसको एपिटैफ बोलते हैं। एंड एपिथेट मींस अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एपिटैफ मींस अनस्पोकन वर्ड्स, गलत है ये। एपिटैफ मींस वर्ड्स रिटन ऑन अ टूमस्टोन एंड एपिथेट मींस एन एपिग्राम, ये गलत है, डी वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एपिथेट मींस अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बोलते हैं 99 के बाद में 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, discomfort and discomfort. Discomfort means disturb and discomfort means unfit. Discomfort means unease and discomfort means to embarrass. Definitely option number B is the correct choice. यहाँ पे A ने गलत बताया है, C बोल रहा है discomfort means to embarrass, गलत हो गया। Discomfort means unfit and discomfort means to make comfortable. अबे discomfort मतलब to make comfortable कैसे हो जाएगा? Dis मतलब तो no होता है ना, इसलिए ये बाहर है। ऑप्शन नंबर B है यहाँ पे करेक्ट चॉइस।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 101। देखो यहाँ पे फिर से नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो चलो देखते हैं कौन सा नया है। यहाँ पे मैचिंग लिस्ट है भैया, क्या करना है देखो, इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 लिस्ट आर गिवन विद द कीवर्ड्स मेंशन्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड मार्क योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बवाल नया है, यहाँ पे आपको भैया 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको दी हुई है। आपको बताना भैया कौन सी वाली लिस्ट का किस वाली लिस्ट से हम मैच करा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक वर्ड आपको यहाँ पे किस हिसाब से दी हुई है चीजें थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे दिया है कि भैया यहाँ पे लोन वर्ड्स हैं, यानी कि ये वर्ड्स अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। आपको बताना है इन भाषाओं में ये जो मीनिंग्स लिखे हैं किस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। अब अगर आप बता लोगे तो आपके हिसाब से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है ए का 3 होना चाहिए, बी का 1, सी का 4, डी का 2, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच करना होगा। अगर आपने बता लिया तो उस हिसाब से आप इसमें से कोड में सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा वाला किसका आंसर होने वाला है, सीधी सी बात है। तो चलो मैच करके देखते हैं इसको। सबसे पहला यहाँ पे भैया मैचिंग होने वाली है ए बी सी डी, हाँ 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला किसके साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है पहला अटैचे, फिर है अपरेटिव, फिर है अवानग्राडे, फिर है अलीबी। अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ऑप्शंस में है भैया देखो ए का 2, ए का 3, ए का 2, ए का 3 देख लेते हैं। ए का अटैचे जो होता है उसका मतलब क्या है, प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। बेटा देखो ए अटैच जो होता है इसका मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो आपके लिए सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहा है। आप इसको अटैच से भी याद कर सकते हो, जो आपके साथ अटैच है मतलब वो आपके साथ में हमेशा रह के आपका सपोर्ट कर रहा है। सो पहले का 3 हो गया, यानी कि ए के साथ में हम थर्ड वाले का ऑप्शन को देखते हैं। तो ए के साथ में 3 वाले ऑप्शन कौन से हैं, 2 ऑप्शन है। बी वाला 1 या 4, देखो बी वाला 1 या 4। देखो अपरेटिव का मतलब क्या होता है, 1 या 4। अपरेटिव का मतलब न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल, अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील। अपरेटिव बोलते हैं एक ड्रिंक जो मील के जस्ट बिफोर है उसको, इसका मतलब है हमारे पास में बी का 4। तो किस में आ गया है बी का 4, देखो बी वाले ऑप्शन में हमारा आ गया बी का 4। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 देखो बेटा ध्यान से, ये कह रहा है sui generis, facta non verba, mutatis mutandis and non sequitur। अब इसमें से मेरे को कौन सा वाला मिल जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो ए के लिए सारे 2 और 3 दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 वाला हो सकता है कि 2 वाला हो सकता है। अगर एक का मेरे को पता चल जाए तो 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन से वाले के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सुई जेनरेसिस का मतलब क्या होता है, एक में है 3, एक में है 2 वाला। चलो 2 देखते हैं। कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटेड लॉजिक, नथिंग एल्स लाइक इट। सुई जेनेसिस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज और नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं सुई जेनेसिस। अब यहाँ पे थर्ड के साथ में चलना पड़ेगा। तो सुई बेटा एक लैटिन वर्ड है, सुई इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, सुई जेनेसिस ये लैटिन वर्ड है। तो अब इसका मीनिंग हमें पता चल चुका है, नथिंग एल्स लाइक इट। ए का मीनिंग हो चुका है थी। तो इसके बेसिस पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में देखना है कि भैया हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हो गया यहाँ पे 102 में ए के साथ में 3, यानी कि 2 ऑप्शन अभी भी हमारे पास में बच रहे हैं। अब हम किसके साथ में जाएंगे, बी का 4 है, बी का 1 है। देखो बी का 4 या बी का 1, देखते हैं बी। फैक्टा नॉन वर्बा, अब यहाँ पे डीड्स नॉट वर्ड्स लिखा हुआ है, पहला डीड्स नॉट वर्ड्स, फैक्टा नॉन वर्बा, और यहाँ पे बी में फर्स्ट लिखा हुआ है रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंज। देखो इससे तो थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिल रहा है। फैक्टा नॉन वर्बा क्या हो रहा है, डीड्स नॉट वर्ड्स। डीड्स जो पूरी बातें हैं वो है, सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है पूरा फैक्ट है, सिर्फ कोई बात नहीं है। तो फैक्टा नॉन वर्बा क्या हो गया, 4th हो गया। कॉमन सेंस भी लगाना बहुत जरूरी है भैया। तो बी के साथ में 4th है, ए के साथ में क्या हो गया, ए के साथ में 3 है, बी के साथ में 4 है। तो ए के साथ में 3, बी के साथ में 4 किधर आ गया, ए के साथ में 3, बी के साथ में 4 किधर आ गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आ गया। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, थोड़े से फॉरेन वर्ड्स बेटा पढ़ने पड़ेंगे तभी ये थोड़ा सा हेल्पफुल आपको लगेंगे। ठीक है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे काम आते हैं। चलो 103। अब देखो यहाँ पे तो कुछ कुछ कॉमन वर्ड्स आ गए हैं। पहला है कॉनॉइजर। कॉनॉइजर कौन होता है, तो बहुत ज्यादा चीजों में नुस्ख निकालता है, उसको कॉनॉइजर बोलते हैं, है ना। अ क्रिटिक और समबडी। ठीक, चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में है ए का 4। कॉनॉइजर का मतलब है एक्सपर्ट इन मैटर्स एंड टेस्ट। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, इसको बता लेते हैं बिल्कुल, उनको बोलते हैं कॉनॉइजर्स।
राइट। सो यहाँ पे कनॉइजर हो गया, एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट हो गया है। डेब्रिस का मतलब होता है सी टू द क्लोज एंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग स्कैटर्ड रिमेन्स। बिल्कुल, डेब्रिस का मतलब होता है स्कैटर्ड रिमेन्स। ए वाला हो गया है कहीं का भी टूटा फूटा, जिसको मलबा बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डेब्रिस। जैसे कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जो वहां पे टूटा फूटा सामान बचा है, दैट वुड बी डेब्रिस। तो डी हो गया 1, कॉलोनाइजर हो गया 4। तो ए का 4 और डी का 1 जिसमें है वही वाला है हमारा आंसर। ए का 4, डी का 1, ये डी वाले ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट चॉइस। बाकी के साथ हम भटकेंगे नहीं। एक मिनट, यहां पे ए का 4 और डी का 1 यहां पे भी है भैया, सी वाले में भी है, तो हम डी वाले के साथ एकदम से कैसे चले जाएं? चलो देख लेते हैं यहां पे हमें कौन से वाले के साथ एग्जैक्टली जाना है। अभी यहां पे बी का 2 है और यहां पे बी का 3 है। बी वाले को भी देख लेते हैं, है ना, बी वाला वर्ड क्या है, बी वाला 2 है या बी वाला 3 है, इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। बी वाला 2 या बी वाला 3? चलो देखो, बी वाला 2 या बी वाला 3। बी बोल रहा है कल्डिसैक, इसका कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग है। सी वाला स्ट्रीट विद अ क्लोज एंड। अब यहां पे बेटा इसका मतलब होता है, कल्डिसैक का मतलब होता है स्ट्रीट विद क्लोज एंड, डोजियर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग। देखो सी का मतलब तो 2 होता है, यानी सी का 2 मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ में ही जाएंगे। सी का 2 यानी ऑप्शन नंबर डी, ये डी वाला करेक्ट है। ए बी सी डी में से 4 3 2 1 इस तरीके से चल जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इधर है, नहीं इधर ही लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 104 देखो बेटा, डेजावू, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा डेजावू। फिर है फॉक्स पास, फिर है एनरूट, फिर है लजीज फेयर। अब ये वाली, इसमें से 2 तो आपने सुने होंगे, डेजावू सुना होगा और क्या सुना होगा आपने, एनरूट सुना होगा। ये 2 तो डेफिनेटली आपने सुने ही होंगे। इनका मतलब क्या होता है? देखो एनरूट तब डालते हैं जब ऑन द वे बोला जाता है, तो एनरूट मतलब सी का देख लो एक चीज, तो उसके से थोड़ा सा सेंस हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्निंग, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट, टैक्टलेस रिमार्क ऑन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जर्नी। तो एनरूट मतलब सी का 4 हो गया है। एक सी से जरा मैच करके देखते हैं, सी का 4 किधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। सी का 4 भैया किधर लिखा है? सी में 4 कहां लिखा है? देखो सी में 4 2 में है, एक है यहाँ पे ए के साथ में और दूसरा है भैया हमारे पास में सी का 4 वाले के साथ में, सी वाले में लिखा है। तो या तो ए होगा या तो सी वाला होगा। ठीक है, अब डेजावू जिसके साथ में फिट हो जाएगा वही वाले के साथ में चल देंगे। यहाँ पे ए और सी लिखा हुआ है, तो सी के साथ में 4 है और यहाँ पे भी सी के साथ में 4 है। ए और सी ऑप्शन में से कुछ हमें लेना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पे सही है बेटा। डेजावू का मतलब 1 हो सकता है तो 2 हो सकता है ना। अब इसके हिसाब से डेजावू का मतलब 1 हो सकता है तो 2 हो सकता है। पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेस, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट। एग्जैक्टली, जो डेजावू होता है वो होता है ऐसा कुछ जब आपको लगे कि भाई ये चीज मैं कभी फील कर चुका हूं या फिर ये चीज मैं कभी देख चुका हूं, उसको डेजावू बोलते हैं। तो हमें ए के साथ में रखना है 2, ए के साथ में रखना है 2 और सी के साथ में रखना है हमें 4 वाला। ए के साथ में 2, सी के साथ में 4, किस में आ रहा है? देखो ए के साथ में 2, सी के साथ में 4, किस में आ रहा है? देखेंगे बेटा, ए के साथ में 2, सी के साथ में 4, ए के साथ में 2, सी के साथ में 4। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ गया है, ए के साथ में 2, सी के साथ में 4, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फेकेड लिखा है, लाइजन है, मैसनेट और बेरेट है। देखो बेटा फेकेड क्या होता है? आगे जो छत का टुकड़ा निकला होता है ना, जिसको शेड बोलते हैं, उसको फेकेड बोलते हैं। सो प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राउंड फ्लैटरशिप कैप, बेरेट होता है राउंड फ्लैटरशिप कैप। डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ, रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग, इसको बोलते हैं। देखो मैसनेट का मतलब कहीं ना कहीं रूम्स विद ये निकल रहा है। बेरेट हो सकता है कैप, राउंड फ्लैटिश कैप, इसको बेरेट बोलते हैं। फेकेड होता है प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। तो ए का तो 1 हो गया, ए का 1 यहाँ पे देखो किसके साथ में है? 2 के साथ में। बी और डी, बी और सी 2 के साथ में है। और यहाँ पे बेरेट किसके साथ में है? बेरेट है ऑप्शन नंबर डी, डी वाला है 2 के साथ में, दोनों में डी वाला है 2 के साथ में, राउंड फ्लैटशिप कैप। अब यहाँ पे मैसनेट सी वाले के साथ में कौन सा जाएगा? सी के साथ में एक जा रहा है 3rd और एक जा रहा है 4th, रूम्स विद अ सेपरेट। अब हम किसके साथ में जाएंगे? देखो जरा, एक जा रहा है 2 के साथ में, एक जा रहा है 3rd के साथ में। सी वाला बेटा जाएगा, देखो सी जाएगा यहाँ पे, ए का हो गया 1, डी का हो गया 2, ए का हो गया 1, डी का हो गया 2। उसके बाद में मैसनेट होता है बेटा, सी वाला होता है रूम विद अ सेपरेट, है ना, मैसनेट रूम विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। इसको याद रख सकते हैं मैंसन से, मैसनेट यहाँ पे मेंशन हो सकता है, रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अडैप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स।
अब कहां से ये लिए गए हैं भैया, अडैप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स। अब इनको बताना इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, आपको बताना है। इन द फॉलोइंग आइटम्स सर्टेन वर्ड्स व्हिच हैव बीन बोरोड इनटू इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड एंड मार्क योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आपको बताना भैया किस जो ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं ये कहां से लिए गए हैं, आपको बताना है कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से वर्ड्स लिए गए हैं, आपको बताना है इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहला वर्ड है हमारे सामने 106 पे एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत सिंपल सा था, प्राइड की जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। डिटर्मिनेशन और एरोगेंस नहीं होता, इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज टर्म्ड एज एप्लॉम, ठीक है। चलो, अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमें बताना है, तो इट वुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। 107 की बात करेंगे। कॉन्डाइन का मतलब होता है बेटा कन्विंस करना किसी को, सूटेबल होना। कॉन्डाइन का मतलब होता है सूटेबल होना, ठीक है। अब देखते हैं इसका मीनिंग यहां पे कौन से ऑप्शंस में दिख पाता है। कॉन्डाइन, इंग्रेडिएंट्स इन culinary एक्टिविटीज, confined टू वन प्लेस, पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग, या फिर फॉर्मली अरेंज सिट डाउन डिनर। ओके, कॉन्डाइन का मतलब होता है कोई भी चीज में किसी चीज को सूटेबिलिटी दिखा देना। सो इट वुड बी, अगर हम देखें कि इसके नियर अबाउट के मीनिंग कौन सा निकल रहा है, तो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट किसी चीज का बता देना, किसी चीज के लिए दिन अप्रोप्रिएट कौन सा है वो बता देना, कोई भी चीज के लिए अप्रोप्रिएट क्या चीज है वो बता देना। तो अप्रोप्रिएटनेस जब किसी भी चीज में आती है उसको हम कॉन्डाइन बोलते हैं बेटा। सो ए, बी और डी यहां से बाहर है। इकलौता जो रिलेवेंट ऑप्शन है जो उसके सिमिलर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 108 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। Incommunicado, not wanting to or able to communicate. Exactly. Option number A is the only correct choice. ठीक है, 108 चला जाएगा A पे, that is ना चाहता, ना चाहे या ना करना चाहे जब communicate, that is incommunicado. ठीक है, A ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे, कंफ्यूज होने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। 109 देखेंगे बेटा। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग, स्टडी ऑफ कॉस्मिक गैसेस और कॉस्मिक डस्ट, साइंस ऑफ फ्लैटुलेंस, स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। गैस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। ओके, गैस्ट्रोनॉमी, ओके, स्टडी ऑफ कॉस्मिक गैसेस और कॉस्मिक डस्ट तो यहां से बाहर हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। साइंस ऑफ फ्लैटुलेंस, स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बेटा। सो वी हैव गैस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ कॉस्मिक गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट, साइंस ऑफ फ्लैटुलेंस, स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। सी, गैस्ट्रोनॉमी बेटा देखने से जो भी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉस्मिक गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट नहीं होता है, साइंस ऑफ फ्लैटुलेंस भी नहीं होता है, स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, इसकी जगह पे ये होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग को बेटा गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां पे फिर है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मीनिंग क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। टू रिमूव फ्रॉम अ सेटल्ड लोकेशन, रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, टू कॉन्ग्रीगेट आउटडोर्स। सी, एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। देखो एक्सपैट्रिएट उन लोग को बोलते हैं जो लोग जहां के रेजिडेंट हो उसके बाहर किसी कंट्री में रह रहे हो, उनको हम एक्सपैट्रिएट्स बोलते हैं। एक्स का मतलब बेटा देखो आउट होता है, एक्स का मतलब आउट होता है, इससे भी आप काफी सारा हिंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 111 पे बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। यूजेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब भैया ये भी पहली बार पूछा गया है, अभी तक डायरेक्टली फ्रेजल वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस नहीं थे। सो देखेंगे हम फ्रेजल वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। इन द फॉलोइंग आइटम्स a sentence is given with a blank space that is required to be filled with a phrasal verb. Select the most appropriate response from the options provided and mark your response on the answer sheets accordingly. So let's look at the questions. इसमें आपको करना यह है कि यहाँ पे हर सेंटेंस में एक ब्लैंक दिया गया है, आपको उस ब्लैंक को पढ़ के बताना है कि भैया कौन सा वाला ब्लैंक स्पेस अगर मैं फिल कर दूं, कौन से ब्लैंक स्पेस को मैं किस ऑप्शन से फिल कर दूं, तो यहाँ पे मीनिंग प्रॉपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलो 111 पढ़ते हैं। शी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू डैश टू फॉर्म इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट।
गेट ऑन है, गेट अलॉन्ग है, गेट डन है या गेट बैक है। इसमें कौन से वाले के साथ जा सकते हैं बेटा? देखो, शी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू डैश टू फॉर्म, वापस आना पड़ेगा फॉर्म में। कहते हैं ना कि तुम्हें वापस फॉर्म में आना पड़ेगा अगर तुम्हें जीतना है या अच्छा करना है तो वापस फॉर्म में आने का मतलब क्या होता है बेटा? गेट ऑन, गेट अलॉन्ग, गेट डन नहीं होता है, इट इज गेट बैक, है ना। वापस आपका जो गेट बैक होता है वो होता है फॉर्म में वापस आ जाना, या वापस जिस पोजीशन या पोस्ट पे आप थे उस पे वापस से आ जाना। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गेट बैक। चलो आगे बात करते हैं 112 की। देखो ध्यान से, 112 कह रहा है बेटा, शी सेड गुड बाय एंड डैश अलोंग द रोड। शी सेड गुड बाय एंड डैश अलोंग द रोड। ट्रिप्ड आउट नहीं, जब जा रहे हैं तो ट्रिप्ड आउट थोड़ी होता है, इट वुड बी ट्रिप्ड ऑफ होगा ना। तो ट्रिप्ड आउट नहीं, ट्रिप्ड ओवर नहीं, ट्रिप्ड ऑफ एंड ट्रिप्ड इन। ऑफ मतलब होता है डिस्कनेक्ट हो जाना, जहां पे भी आप हो वहां से अलग हट जाना या चले जाना। सो दैट इज ट्रिप्ड ऑफ। इसके अलावा और कुछ हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी बात हो रही हो किसी जगह से कनेक्शन हटाने की या तोड़ने की या काटने की, तो ओ डबल एफ ऑल लिखो, आप हमेशा प्रेफर करोगे। नेक्स्ट नंबर 113 देखेंगे बेटा। यहां पे बोल रहा है द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड डैश द कॉन्ट्रैक्ट विद द टूथ एंड कोम बिफोर फॉरवर्डिंग इट्स रिकमेंडेशन, दैट इट वुड बी पोर्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट विद टूथ एंड कोम, इट वुड बी पोर्ड ओवर। ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, प्लाइड ओवर नहीं होता है बेटा, इट इज ऑलवेज यहां ये वाला पोर्ड नहीं होता है। देखो ये भी याद रख लेना, PORED होता है, POOURED नहीं होता है, रन ओवर भी नहीं होता है। पोर्ड ओवर का मतलब हो गया किसी चीज में कोई चीज को डाल देना या पोर कर देना, है ना। रन ओवर भी नहीं होता है, इट इज PORED, पोर्ड ओवर होता है, मतलब चीजों को बेकार कर देना। जैसे पोर्ड ओवर बोलते हैं ना कि जैसे मान लो आपको पानी कैरी करना है और आपने उस बर्तन में छेद कर दिया, तो पोर्ड ओवर हो गया ये चीज, मतलब सब कुछ बेकार हो गया, खराब हो गया, दैट्स पोर्ड ओवर। फिर है नंबर 114। देखेंगे इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है। सो इट वुड बी द बाइस्ट्रस क्राउड डैश विद इट्स मेरी मेकिंग इवन एमिड्स पोरिंग रेन, प्लेड ऑन, फ्लोड ऑन, कैरीड ऑन। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो बाइस्ट्रस क्राउड था, जो जोशीला क्राउड था, वो खुशी मना रहा था इवन एमिड्स पोरिंग रेन, बहुत तेज बारिश हो रही थी तब भी वो लोग उसी चीज में कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे प्लेड ऑन है, फ्लोड ऑन है, कैरीड ऑन, कैरीड आउट। कैरीड आउट का मतलब है कोई चीज परफॉर्म कर देना, कैरीड ऑन का मतलब है कंटिन्यू रखना। तो यही वाली चीज की जरूरत है, इसलिए ऑप्शन सी, प्लेड ऑन और फ्लोड ऑन का कोई सेंस नहीं है, इट वुड बी कैरीड ऑन। मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी फिर भी वो लोग उस चीज को कंटिन्यू रखे, बिल्कुल वहां पे रुके नहीं। ठीक है, चलो 115 की बात करते हैं। The goons dashed the unsuspecting victims when the latter walked into the dark alley. The goons dashed the unsuspecting victim. The goons set upon the unsuspecting victim when the latter walked into the dark alley. है ना, set up नहीं, set along नहीं, set down नहीं, मतलब टूट पड़ना, it would be set upon. The goons set upon the unsuspected victims. ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट वुड बी कॉमनली यूज वर्ड्स। अच्छा भैया, यहां पे नया टाइप का क्वेश्चन आया है, 5 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि 16 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। इन द फॉलोइंग आइटम्स देयर आर 2 sentences S1 and S2 based on commonly used words which are underlined. Read the 2 sentences carefully and mark the response that denotes the correct use of these words in each of the 2 sentences and mark your response on the answer sheets accordingly. यहां पे 2 बहुत कॉमनली यूज किए गए सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला राइट है, कौन सा वाला रॉन्ग है। ठीक है, यहां पे ऑप्शंस दिए हैं, S1 राइट है, S2 रॉन्ग है, S1 रॉन्ग है, S2 राइट है, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। इसमें से कौन सा वाला कैसे है इसको जरा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, देखो कई सारे नए नए फॉर्मेट्स इस बार पेपर में इंट्रोड्यूस हुए हैं भैया, तो आगे से आपको थोड़ा सा इन सब के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। देखो कितनी आड़ी टेढ़ी चीजें चल रही हैं, बट हमें फिलहाल जो भी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी उनके बेसिस पे पढ़ाई और तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली। स्पेशली का मतलब है सिर्फ उन्हीं के लिए नोटिस्ड है, स्पेशली। ठीक है, चलो ठीक है, ये ड्रेस इम्पेकेबली करते हैं। इम्पेकेबली का मतलब है एकदम परफेक्टली, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती है, दैट इज इम्पेकेबली। लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज व्हेन देयर इज अ बोर्ड मीटिंग। लंच को ऑफिस में लेट सर्व किया जाता है, खासकर उन दिनों पे जब मीटिंग होती है। ठीक है, S1 भी करेक्ट है और S2 भी करेक्ट है, तो A नहीं, B नहीं, C नहीं, दोनों चीजें सही हैं, बोथ S1 एंड S2 आर राइट। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। चलो बेटा आगे, नेक्स्ट बात करते हैं 117 की। देखो बेटा, द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली बिटवीन द ग्रुप इवन दो देयर वर सो मेनी ऑफ देम। बहुत सारे लोग थे तब भी, तब हम बिटवीन कैसे लगाएंगे, S1 गलत हो गया। Among them the two never have problem sharing what they have। अब
among them the two never have problem sharing with what they have। अरे बाप रे, ये among भी गलत लग गया क्योंकि दो के लिए among नहीं लगता है और बहुत सारे के लिए between नहीं लगता है, दोनों गलत हो गए। तो ये गलत है, S1 is wrong and S2 is right, ये भी गलत है। C वाला लेंगे, both S1 and S2 are wrong, ये वाला सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे क्योंकि दोनों को ही गलत तरह से यूज किया गया है, between भी गलत यूज किया गया है और यहां पे among भी गलत तरह से यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं बेटा। देखो, We shall have to present ourselves before the dean and explain our behavior। अच्छा ठीक है, सही है। We shall have to present ourselves before the dean and explain our behavior। They will need to get their act together if they wish to win the contract। ठीक, हमने क्या सीखा था बेटा? एक चीज हमें पता है कि हमेशा हम I और V के साथ में, I और V के साथ में हमेशा shall यूज कर लेते हैं, सही बात है, और बाकी के साथ में will चल जाता है। They will need to get, तो यहां पे इसको एकदम सही तरीके से किया गया है। I और V के साथ में shall और they के साथ में will, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को करेक्टली लिखा गया है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ S1 एंड S2 आर राइट। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, C, B और A यहां से बाहर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, I have not seen her since a long time। मैंने उसको नहीं देखा है बहुत लंबे समय से, ठीक है। It has been a while since I saw her। मैंने उसको बहुत टाइम हो गया, मैंने उसको जब से देखा है तब से बहुत टाइम हो गया, ठीक। S1 is right and S2 is wrong। S1 is wrong and S2 is right। देखो, I have not seen her since a long time। It has been a while since I saw her। देखो S1 और S2 में अगर हम बात करें बेटा, तो both S1 and S2 are wrong, both S1 and S2 are right। अब I have not seen her since a long time, यहां पे फॉर अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए था, सिंस यहां पे गलत यूज हो गया है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर। अब यहां पे सिंस के बाद में आई सॉ हर तो ठीक है, लेकिन अ लॉन्ग टाइम, जब हम टाइम को इतने सारे वर्ड्स में लिख रहे हैं तो फॉर चाहिए होता है। तो यहां पे S1 गलत है, S2 राइट है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चल देंगे, A, C और D यहां से बाहर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अगला 120 पे चलते हैं। दिस सेज द टीचर इंक्वायर्ड वेदर, एक सेकेंड, the teacher inquired whether there is any problem with the student's question paper। he asked her whether she had some pets at home। अब यहां पे देखो क्या गलत हो रहा है। the teacher inquired whether there is any problem with the question paper। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा करके पूछा जा रहा है, मतलब any को हम कोई चीज नहीं, ऐसा तो नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम यूज कर सकते हैं, मतलब एनी यहां पे सही लगा है। He asked whether she had dash pets at home। अब यहां पे सम नहीं होगा, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, है ना। डू यू हैव एनी पेट्स की बात होती है, तो सम पेट्स नहीं होगा यहां पे, मतलब 2 वाला रॉन्ग है और पहला वाला सही है। सो S1 इज राइट एंड S2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, B, C, D गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए 120 क्वेश्चन आ रहा, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखे, होपफुली आपको समझ आए होंगे, बढ़िया से समझ लीजिए। इसी तरीके से आगे के पेपर्स में भी आने के चांसेस होंगी। कल करेंगे नए पेपर को डिस्कस, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।